बिल्कुल इजी है और बिल्कुल एक दफा आप रीड करोगे ना इसको, आपका ये बिल्कुल कवर हो जाएगा। जो पिछला पार्ट था ना वो बहुत टेक्निकल पार्ट था, उसको याद अच्छा, करना तो हमारा क्या था टॉपिक के कर्व्स एक दफा रिविजिटेड, मतलब जो हमारे पास कोई कर्व थी ना उसको हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना है, तो हमारे पास वो किस तरह आ जाएगी। जी इज इक्वल टू एक्स प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, एटा वाई के इक्वल आ गया, तो ये हमारे पास उसकी क्या हो जाएगी, पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएगी। अच्छा, उससे आगे देखें हमारे पास कंटूर्स क्या होते हैं। कंटूर्स आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटीग्रेशन क्या होती है, उसी को हम किसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं, जो कंटूर्स का नाम देते हैं। क्लोज कर्व क्या होता है हमारे पास, अगर इस तरह मैं बनाऊँ ना, ये कर्व है, ये देखें इस पॉइंट से शुरू हो रही है, ए इसका पॉइंट है और इधर ही आके ख़त्म हो रही है, तो ये बी पॉइंट एंडिंग पॉइंट है, तो ए इज इक्वल टू क्या है, बी। इसको हम क्या बोलते थे, उसका क्लोज्ड इंटेग्रल उसको हम बोलते थे, जब उसका इंटीग्रेशन हम लेते थे तो वो उसकी क्लोज्ड इंटेग्रल बन जाता था। अच्छा, अब कंट्रोल का कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि जो पैरामीटराइजेशन होती है ना किसी कर्व सी की, वो हमारे पास इसके इक्वल होती है। अच्छा, उससे आगे हमारे पास कंटोर्स है, इसको देखें। द नोशंस ऑफ कर्व इन दी कम्प्लेक्स प्लेन दैट आर स्मूथ पीस वाइज स्मूथ सिंपल, ये हमने देखा ना कर्व्स हमारे पास उनकी टाइप्स क्या होती हैं। तो कर्व की हमारे पास टाइप होती है, स्मूथ कर्व होती है, और जो हमारे पास पीस वाइज स्मूथ होगा, सिंपल होगा, क्लोज्ड होगा एंड सिंपल क्लोज। सिंपल क्लोज ये सारी हमने पहले पढ़ चुके हैं। आर इजीली फार्मूलेटेड इन टर्म्स ऑफ दी वेक्टर फंक्शन 1। अब वेक्टर फंक्शन 1 अभी हमने देखा है कौन सा हमारे पास है, इधर इक्वेशन लिखी होगी, ये हमारे पास जी ऑफ टी एक्स ऑफ टी प्लस एटा वाई। इन जो सारी कर्व जो है ना, इनको हम इस तरह जो इनमें बयान कर सकते हैं। सपोज द डेरिवेटिव ऑफ 1 इज जी ऑफ टी। अब देखिए जी हमारे पास कोई आ गया ना, फंक्शन फर्स्ट करें आ गया, उसका हमें डेरिवेटिव लेना है, तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास जी ऑफ टी आ जाएगा। तो जी ऑफ टी, जी का डेरिवेटिव लिया तो उधर एक्स कंपोनेंट का भी डेरिवेटिव आ जाएगा, और जो हमारे पास वाई कंपोनेंट है वो उसका भी क्या आ जाएगा, हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। दूसरी बात हमने ये पढ़ा हुआ है, जो डेरिवेटिव होता है ना वो हमारे पास टेंजेंट इक्वल होता है। मतलब क्या होता है, y ओवर एक्स इज इक्वल टू, हम टेन थीटा लिखते थे ना, तो इसी को हम डेल्टा y और डेल्टा x भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो उसके किसको शो कर रहा होता है, टेंजेंट को शो कर रहता है। तो ऊपर वाली कर्व जो थी ना उसका मैंने अगर डेरिवेटिव लिया तो वो मेरे पास एक स्ट्रेट इस तरह आ जाएगा, जो उसने ऊपर लिखा हो गया है वो क्या आ जाएगा, टेंजेंट आ जाएगा। अच्छा, जी डैश ऑफ टी इज इक्वल टू है एक्स ऑफ डैश ऑफ टी प्लस एटा वाई डैश ऑफ टी। वी से अ कर्व सी इन द कम्प्लेक्स प्लेन इज स्मूथ। जो हमारे पास कम्प्लेक्स प्लेन में कर्व है वो स्मूथ कब होगी, जब हमारे पास जी डैश ऑफ टी का डेरिवेटिव क्या हो, कंटिन्यूस हो एंड नेवर जीरो इन दी इंटरवल, जो हमारे पास a लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू b। इसमें हमारे पास वो जो, इसका मतलब क्या है कि a और b क्लोज इंटरवल होगा, उसके दरमियान कोई भी वैल्यू हम लेंगे t। ये देखिए मैं अगर इसको शो करता हूँ ना, ये मेरे पास a होगा, ये अगर b होगा, या इस तरह ये a है और ये मेरे पास क्या है, b है। ये तो क्लोज्ड इंटरवल है, इसके दरमियान में से हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं, टी वैल्यू ले लेते हैं, पैरामीटर उसको नाम देते हैं हम, उस पे जो पहला डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू हमारे पास, इस तरह हमने ये सेकेंड ईयर में पढ़ा था ना मैथ में कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमारे पास होता है और हमारे पास क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है। तो ये हमारे पास क्या होगा कि जो अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लिया और वो कहीं पे भी उसमें ना तो ब्रेक आ रहा है और ना ही उसके जो पहला डेरिवेटिव है ना जी डैश ऑफ टी वो जीरो आ रहा है, तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास, कंटिन्यूअस होगा। इस तरह अब इस कर्व को देख लें, ये हमारे पास स्मूथ नहीं है, क्योंकि देखें इधर इस पॉइंट पे हम इसका टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते। स्मूथ की एक डेफिनेशन और भी हम कर सकते हैं,
वो हमारे पास कर्व जिसके किसी भी पॉइंट पे हम उसका टेंजेंट ड्रा कर सकें, वो हमारे पास क्या होगी, स्मूथ कर्व होगी। और स्मूथ कर्व कौन सी नहीं होगी, वो स्मूथ कर्व नहीं होगी जिसके किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रा करना हमारे लिए क्या हो, मुश्किल हो। जिस तरह एग्जाम्पल ये 5.7 है ना, इसमें ये कर्व उसने शो की है, कर्व सी इज नॉट स्मूथ सिंस इट हैज अ कस्प। वो हमारे पास देखिए कस्प टाइप ये इस तरह बन रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे तो हम इसका टेंजेंट नहीं ले सकते ना, इसको हम कस्प बोलते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, उसका जो ये स्मूथ नहीं होगी, ये याद रखना है। स्मूथ में और जो स्मूथ नहीं उसमें फ़र्क क्या होगा, इसको हम दो तरीके से डेरिवेटिव से भी बता सकते हैं। और अगर फिगर बनी है तो फिगर में अगर कहीं भी हम टेंजेंट उसका ड्रा नहीं कर सकते तो वो स्मूथ हमारे पास कर्व नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया पीस वाइज स्मूथ कर्व सी। पीस वाइज स्मूथ कर्व हमारे पास क्या होगी, C has a continuously turning tangent except possibly at the points where the component smooth curve C1, C2, इसकी एग्जांपल हमारे पास नीचे दी होगी CN are joined। अब देखिए ये हमारे पास जो पीस वाइज स्मूथ कर्व है ना, ये हमारे पास किस तरह बनेगी कि हम छोटी छोटी जो कर्व है ना उनको मिलाते जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पीस वाइज स्मूथ कर्व बन जाएगी। इसको देख लेते हैं जब हमारे पास इस तरह ये हमारे पास जो है ना, ये पार्टीशन इसने की हुई है, इसको भी हम पीस वाइज कह सकते हैं कि हमारे पास ये छोटे छोटे उसने पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन पीस वाइज की एग्जांपल जो है हमारे पास उसने फिगर नहीं बनाई। चलो ठीक है, उसकी डेफिनेशन से हम कर लेते हैं। अच्छा, ये एक पॉइंट देखिए, इससे क्लियर हो जाएगा। डी वेक्टर सी डैश ऑफ टी इज टेंजेंट टू सी एट पी। जो हमारे पास सी डैश ऑफ टी है वो क्या होगा हमारे पास, वो ऊपर सबसे पहले एग्जाम्पल जो हमने देखी थी ना, ये था हमारे पास कि जो हमारे पास सी डैश ऑफ टी वेक्टर है ना, वो टेंजेंट है किसके, सी के किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। ये ऊपर जिसने पॉइंट पी दिया था, ये पॉइंट पी था, उस पर वो टेंजेंट है। अच्छा, उससे आगे हमारे पास क्या है कि वैसे आकार सबूत वो गया हमारे पास। अच्छा, एज शोन इन फिगर 5.16 द वेक्टर जी डैश ऑफ टी इज नॉट जीरो। अगर हमारे पास ये जीरो नहीं है, एट एनी पॉइंट पी ऑन सी द वेक्टर जी डैश ऑफ टी इज टेंडिंग टू सी एट पी, अदरवाइज अ स्मूथ कर्व। अब ये याद रखना है, अ स्मूथ कर्व हैज अ कंटिन्यूअसली टर्निंग टेंजेंट। जो स्मूथ कर्व है ना, उसका जहाँ भी आप देखें उसका टेंजेंट मौजूद होगा। अगर उसका टेंजेंट मौजूद नहीं है वो स्मूथ नहीं होगी। और अगर हमारे पास कई ज़्यादा कर्व है और उन पे पहली कर्व है, मैंने उसको दूसरी से जोड़ दिया, फिर तीसरी से जोड़ दिया। अब देखिए फर्ज करें ना, ये मेरे पास इसको ही मैं अगर कर दूँ कि एक कर्व ये मैं बना लेता हूँ, दूसरी ये होगी और दूसरी ये है मेरे पास, ये पहली कर्व ये है उसकी दूसरी। अब इस पे भी किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ले सकता हूँ, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं ले सकता, इसके भी हर पॉइंट पे ले सकता हूँ। तो फिर भी अगर ये दो कर्व बन रही है ना, तो ये हमारे पास पीस वाइज स्मूथ बन जाएगी। मतलब पहली कर्व भी स्मूथ है, एक अलग स्मूथ है, फिर दूसरी भी अलग स्मूथ है, तो उन दो स्मूथ को मैं प्लस कर दूंगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, पीस वाइज स्मूथ। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, जिस तरह हम अप टू सॉन एन तक जा सकते हैं, जिस तरह ये C1 C2 अप टू सॉन उसने क्या लिया, एन लिया। उसके बाद हमारे पास अ कर्व सी इन कम्प्लेक्स प्लेन, ये जो हमारे पास है, इज सेड टू बी अ सिंपल। सिंपल कर्व कब होगी, जब हमारे पास g ऑफ t1 का जवाब जो है g ऑफ t2 के जवाब के बराबर नहीं आता और t1 बराबर नहीं है t2 के। मतलब अगर t1 मेरे पास 1 है, t2 की वैल्यू 2 है, तो g ऑफ 1 का जवाब g ऑफ 2 के इक्वल नहीं आता ना। अगर
वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कर्व सिंपल हो जाएगी, एक्सेप्ट पॉसिबली फॉर t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू b। के हमारे पास हम t इज इक्वल टू a और b को नहीं लेंगे, क्योंकि जब हमारे पास ये सिंपल कर्व होती है ना, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व होती है, तो उसमें हमारे पास वो पॉइंट तो सेम हो जाते हैं ना, तो वो हमारे पास उन पॉइंट के अलावा हम बाकी जो भी देखें, टी तो हमारे पास उनके दरमियान में कोई पॉइंट्स था ना, ए और बी के दरमियान में, तो उनके ए और बी के दरमियान में कोई भी पॉइंट पे वो अगर इक्वल नहीं आती ना उनकी वैल्यू, तो हमारे पास कर्व क्या होगी, सिंपल होगी। अच्छा, उसके बाद सिंपल के बाद क्लोज्ड कर्व क्या होगी, सी इज अ क्लोज्ड कर्व। सी क्लोज्ड कर्व कब होगी, अगर हमारे पास सी ऑफ ए का जवाब सी ऑफ बी के इक्वल आ जाए। क्लोज कर्व जिस तरह ये उसने बनाई है ना, ये इधर से शुरू हो रहा है इधर ही खत्म हो रहा है, तो ए इक्वल टू बी आ गया। अगर ए इक्वल टू बी है मतलब ये 1 है, ये भी 1 है, तो जी ऑफ 1 की वैल्यू जो आ रही है फर्ज करें 10 है, तो जी ऑफ बी की वैल्यू भी तो वही आएगी ना, क्योंकि जो ए की वैल्यू वही है हमारे पास किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू भी है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद सी इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व कब होगी, जब हमारे पास जी ऑफ t1 बराबर नहीं जी ऑफ t2 के, और t1 बराबर नहीं है t2 के, एंड सी। अब देखें ये सिंपल भी होगी और क्लोज भी, अगर उन दोनों को हम इकट्ठे कर दें तो हमारे पास सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएगी। इन कम्प्लेक्स एनालिसिस अ पीस वाइज स्मूथ कर्व सी इज कॉल्ड अ कंटूर और पाथ। अब कंटूर हमारे पास क्या होता है, जिस तरह ये हमने कर्व पढ़ी है ना, ये पीस वाइज है, एक कर्व होगी ये दूसरी कर्व होगी। अगर ये जो मैंने फिगर अब बनाई है ये पीस वाइज है, पहले वाली नहीं थी, अब ये पीस वाइज है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, पीस वाइज और स्मूथ जो कर्व होगी वो हमारे पास क्या होगी, कंटूर होगी। और उसी का अगर हम इंटीग्रल लेंगे ना, तो वो हमारे पास क्या होगा, कंटूर इंटीग्रल हो जाएगा। अब उसके बाद कम्प्लेक्स इंटीग्रल से हमारे पास इसका फार्मूला आ जाएगा कि कम्प्लेक्स इंटीग्रल हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो कम्प्लेक्स इंटीग्रल ऑफ एफ ऑन सी इज, हमारे पास कोई फंक्शन था कम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जी में, तो उसका जो हमारे पास कर्व सी पे जो इंटीग्रल है उसका फार्मूला आप लोगों ने ये याद रखना। ये फार्मूला सिंपल क्या होता है मेरे पास, मैं इसको अगर एक बनाऊँ ना, ये अब देखें ये वाली वैल्यू किसकी होगी हमारे पास, डेल्टा एक्स, मतलब एक्स में चेंज आ रही है ना, तो डेल्टा एक्स हो जाएगी। और ये हमारे पास जो फंक्शन है कोई ना कोई उसने दिया होगा, मतलब जिसका ये ग्राफ बन रहा था, मैं इसको सिंपली अगर बनाऊँ ना, ये फर्ज कर मेरे पास ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ को मैं टुकड़ों में तकसीम कर देता हूँ, ये छोटे छोटे उसके नाम मैंने क्या बना दिए, पीस बना दिए, ये हो गया। अब ये देखें इसमें से मैं सिर्फ ये हिस्सा ले रहा हूँ, तो ये इधर वाला एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी, मतलब ना मैंने उसको तकसीम कर दिया, एफ ऑफ एक्स 1 एफ ऑफ एक्स 2, मतलब ये एक्स 1 पॉइंट था तो एक्स 1 पॉइंट पे एक्स की वैल्यू, ये एक्स 2 पॉइंट था तो ये वाली फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स 2 होगी। और ये जो है इधर से लेकर इधर तक वो चेंज किस में आ रही होगी हमारे पास, कि एक्स में चेंज आ रही है, तो चेंज इन एक्स को जरा किसी कर देंगे उस फंक्शन की वैल्यू से, तो वो हमारे पास इस एक पीस का आ जाएगा। और अगर सारे ये एन पीस फर्ज करे आ रहे हैं उनका करना है ना, तो हमारे पास इसका करेंगे, इसका 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 और फिर सबको क्या कर देंगे हम जमा कर देंगे, वो हमारे पास उस पूरी जो कर्व है उसका क्या आ जाएगा, कम्प्लेक्स इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा। मतलब किसी ऐसे अच्छा, ये उसका सिंपल क्वेश्चन है, ये आपने कर लेना है कि कम्प्लेक्स जिस तरह इंटीग्रेशन हमारे पास आम इंटीग्रेशन होती है ना, उसमें वेरिएबल हमारे पास एक्स वाई आते थे, इसमें टी आ जाएगा, ये सी वेरिएबल आ सकते हैं, इसको आपने देख लेना है। और देखें हमारे पास अगर जी है ना इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई है, तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास एक्स की अलग आ जाएगी और वाई की अलग आ जाएगी।
अच्छा, ये इसकी इंटीग्रेशन है ना, तो ये अलग अलग दोनों की इंटीग्रेशन आ जाएगी। एयोटा बाहर आ जाएगा, एक्स की ले लेंगे, वाई की ले लेंगे, ठीक हो गया। ये उसने किया है ये वाले इस फंक्शन में। अब ये कंट्रोल इंटीग्रल के जो आप लोगों के फॉर्मूले बस देख लेना है, उसको बेशक क्वेश्चन ना करें कि हमारे पास उसको हम उसकी वैल्यू की जो है ना कंट्रोल इंटीग्रल की वो किस तरह मालूम करेंगे, ठीक है। बाकी हम इसकी जो ये प्रॉपर्टीज बिल्कुल उसी तरह होंगी जिस तरह हमारे पास पीछे जो इंटीग्रेशन होती है ना उसकी प्रॉपर्टीज की तरह ही होंगी। तो अब हम कल वो जो हमारे थ्योरम आ रहे हैं ना उसे आगे उनसे स्टार्ट कर लेंगे। इधर तक आपने कर लेना है, ठीक है उस्मान। इधर तक आपने कुछ पूछना है तो मुझे बता दें।